हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंजीनियर रवीन ठाकुर और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। आज का जो वीडियो है वो जेई मेन 2024 के फर्स्ट फेज के बारे में। और आप जो अगर जेई मेन का एग्जाम देने वाले हो, एस्पिरेंट्स हो या आप पेरेंट्स हो, सबके लिए बहुत जरूरी है बात जानना कि इस पीक टाइम में बच्चों को किस तरह से गाइड किया जाए और बच्चे किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें। क्योंकि जेई मेन फर्स्ट फेज एग्जाम 27 जनवरी शुरू हो रहा है और इस एग्जाम के लिए किस तरह से 3-4 दिन बचा हुआ है, इसमें किस तरह से प्रिपेयर करें अपने आप को, ये मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये वीडियो नीट वाले के लिए भी इक्वली यूजफुल है, लेकिन जेई मेन वालों के लिए बहुत ज्यादा। देखो जी, मैं अगर अभी जो सिलेबस डिलीट होने के बाद जो आया है उसमें 20 चैप्टर्स फिजिक्स में है, 19 थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री में भी उस तरह से 20 चैप्टर है, मैथ्स में 14 है। केमिस्ट्री में 20 चैप्टर, इसका मीनिंग हुआ कि ईच चैप्टर से एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहना ही रहना है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस एग्जाम में रहेगा और आपको 20 चैप्टर है, इसलिए किसी भी चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते हो। और केमिस्ट्री के सब चैप्टर को आपको कवर अप करना पड़ेगा, तब कर सकते हो। जेई मेन जो एग्जाम होता है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्वेश्चन होता है बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। अगर आप प्रॉपरली पढ़े हो, फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई मेन का लेवल बहुत हाई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई मेन का लेवल जेई एडवांस के लेवल तक का है। इसलिए जो भी बच्चा चाहता है कि जेई मेन एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को कवर अप करें, मींस करेक्ट बनाए, तो उसमें मेरा ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा उसको। मैं जो इंपॉर्टेंट जहां जहां मुझे पता है कि किस किस सेक्शन में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, उस चीज को अपने अपने वीडियो में मतलब डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो मैं वीडियो अभी बनाने जा रहा हूं, ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है। जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि और भी रिएक्शन जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट है, बट वो बहुत ज्यादा नहीं रहता है। उस तरह से आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ इलिमिनेशन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा उनका स्कोप नहीं है। मेन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और कहां कहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए मैं फटाफट इस वीडियो में मींस ये भी जो वन शॉट वीडियो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में ऑलमोस्ट और उसके मैकेनिज्म के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आधे घंटे की वीडियो में ऑलमोस्ट चीजें मैं आपको बता दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेम से क्लियर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जहां पे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, मींस एक पर्टिकुलर ग्रुप लीव करता है और न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाके कनेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग होता है रिप्लेसमेंट ऑफ ए एटम और ग्रुप बाय अदर एटम और ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, बट सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोल्केन हैलोरेज में होता है मेजर। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां दिखाऊंगा आपको हैलोल्केन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हैलोल्केन मोस्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ही प्रेफर करता है। वो ऐसा क्यों करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारा जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां पे हैलोल्केन है, हैलोल्केन हैलोल्केन न्यूक्लियोफाइल यहां पे आया, न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को यहां से रिप्लेस करता है और खुद जाकर कनेक्ट हो जाता है। इस रिएक्शन में ओवरऑल क्या हो रहा है, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मींस यहां पे हैलोजन को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल चूंकि यहां से एक्स लीव कर रहा है, इसलिए इस एक्स को हम लोग लिविंग ग्रुप बोलते हैं और जनरल रिएक्शन में इसको एल से रिप्रेजेंट भी करते हैं। यहां पे एक्स किसका ऐसा काम कर रहा है जी, लिविंग ग्रुप का। ये लीव कर रहा है, इसे लिविंग ग्रुप हुआ और ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें देखना है कि क्या मैकेनिज्म हो सकता है। तो मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म एक लॉजिकल गेस होता है जो केमिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए उसको साइंटिस्टों ने जो बताया कि इस तरह से रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन हुआ, वो हमारा हो गया मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखने जा रहे हैं।
तो यहां पे दो काम होता है, एक कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सेकंड कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो कैसे हो सकता है? इसका दो तरीका हो सकता है। पहला मेथड ये होगा कि पहले कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रेक हो जाए और अगला स्टेप में कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हो, एक ये हो सकता है। दूसरा मैकेनिज्म हो सकता है जिसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियस हो। यही दो चीज हो सकता है और यही दो मैकेनिज्म होगा हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। चलो इसको फटाफट हम लोग देखते हैं। अब फर्स्ट हम लोग लेते हैं जिसमें मान रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रेक होता है और सेकेंड स्टेप में कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म होता है। तो मैकेनिज्म फर्स्ट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हैलोजन यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, लिव किया, ये बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां चला गया, इसके जाने के बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, लिविंग ग्रुप यहां से लिव कर गया। फर्स्ट स्टेप यह हुआ, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, राइट। ये सेकेंड स्टेप है। अब इन दोनों ही स्टेप में हम देखते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप कौन होगा। तो यहां एक स्टेबल कंपाउंड एक अनस्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यह स्टेप स्लो होता है और यह स्टेप यहां पे दो अनस्टेबल आपस में कनेक्ट होकर के एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसलिए स्टेप फास्ट होता है। हम लोग पढ़े हुए केमिकल काइनेटिक्स में भी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन मोर देन वन स्टेप्स में होता है तो उसके रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही उस केमिकल रिएक्शन के रेट और मैकेनिज्म को डिसाइड करता है। इसलिए इस स्लो स्टेप को हम लोग आरडीएस मानते हैं, रेट डिटरमिन स्टेप, और मानते हैं कि इस तरह का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में रिएक्शन का जो रेट है मींस पर सेकंड कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इसी स्टेप पे डिपेंड करता है। यही हमारा आरडीएस हुआ। अब इस आरडीएस में आप देख रहे हो कि ओनली सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। ये ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रिएक्टेंट को हम लोग सबस्ट्रेट और रिएजेंट दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबस्ट्रेट उसको बोलते हैं जो रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है। रिएजेंट हम लोग उसको बोलते हैं जिसका अमाउंट कम होता है या जिसका स्टेबिलिटी कम होता है, मींस वो मोर रिएक्टिव रहता है रिएजेंट। ये सबस्ट्रेट हुआ, रिएजेंट हुआ। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आरडीएस में मींस जो हमारा रिएक्शन का रेट जिस पे डिपेंड करता है उसमें ओनली सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, इसलिए इस तरह का जो मैकेनिज्म है उसका जो रेट होगा हमारा वो रेट मींस ये रेट एक्सप्रेशन ओनली सबस्ट्रेट ही रहेगा। तो इस रिएक्शन का जो मोलेकुलरिटी होगा मींस यही हमारा आर रेट डिटरमिन स्टेप हुआ, इसका मोलेकुलरिटी क्या होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स में, आप सबको बताया कि किसी केमिकल रिएक्शन के आरडीएस में जितना रिएक्टेंट मोलेक्यूल प्रेजेंट रहता है वही उस रिएक्शन का मोलेकुलरिटी होता है, इसलिए इस मैकेनिज्म का मोलेकुलरिटी 1 हो गया। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट 1 ही रहेगा, क्योंकि आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, ओनली सबस्ट्रेट रहेगा। सबस्ट्रेट क्या है, पावर 1 है, इसलिए इस मैकेनिज्म का ऑर्डर जो हुआ वो भी 1 हुआ। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म अभी मैं बताया, इस मैकेनिज्म में मोलेकुलरिटी 1 हो गया, इसलिए इस तरह के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1। यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। यह हुआ हमारा SN1। यूनि मींस इस तरह के मैकेनिज्म को SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं। तो क्लियर हो गया, SN1 मैकेनिज्म वह मैकेनिज्म है जहां पर रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है ये हमारी इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, मींस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इस तरह के मैकेनिज्म का हमारा कार्बोकैटायन हुआ। तो क्लियर सी बात है कि इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे ही SN1 मैकेनिज्म का रेट डिपेंड करेगा। तो आप याद रखिए इस बात को, क्योंकि अगला दूसरे और मैकेनिज्म पढ़ने के बाद मैं इसको कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, SN1 मैकेनिज्म का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे। क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा
उतना ही फटाफट सबस्ट्रेट का कार्बोकेटायन में कन्वर्सन होगा, और कार्बो सबस्ट्रेट जितना इजीली कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा उतना ही रिएक्शन हमारा फास्ट होगा। और इस तरीका से SN1 मैकेनिज्म का रेट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, राइट। तो अब अगर मोर देन वन सबस्ट्रेट हमारे पास है और उनका रेट देखना है कि SN1 मैकेनिज्म का रेट क्या होगा, तो क्या होगा, क्लियर सी बात है। अगर हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड लें, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड लें, कोई भी आप हैलोजन ले सकते हो। सेकेंडरी अगर हम लोग लें, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लें, और इसमें अगर पूछा जाए SN1 का रेट क्या होगा, तो क्लियर सी बात है, जो सबस्ट्रेट जितना स्टेबल कार्बोकेटायन प्रोड्यूस करेगा उसमें SN1 का रेट उतना ही ज्यादा होगा। यही वजह है कि ऊपर से नीचे रेट ऑफ SN1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म इंक्रीजेस, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म का रेट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्लियर। तो यह हमारा हुआ SN1 मैकेनिज्म। यहां एक और बात समझने वाला है कि SN1 मैकेनिज्म में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं रहता है। SN1 मैकेनिज्म के RDS में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए SN1 मैकेनिज्म का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। मींस रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म इंडिपेंडेंट विथ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इंडिपेंडेंट विथ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस बात को याद रखना है, SN1 मैकेनिज्म का रेट न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोफाइल RDS में प्रेजेंट ही नहीं रहता है। अब हम लोग जो दूसरा मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकता है उस पर फोकस करते हैं। उसके साथ एक और बात मैं बताऊंगा। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और जहां भी कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, आप सब पिछले पढ़े होंगे क्लासेस में, जहां भी कार्बोकेटायन फॉर्म होता है वहां पे कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट कन्फर्म होगा, जिसको आगे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा कि किस तरीका से कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। लेकिन फिक्स है, SN1 मैकेनिज्म के कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकता है। अब आप देखो जी दूसरा मैकेनिज्म क्या हो सकता है। तो मैं बताया कि हमारे सबस्ट्रेट है RCH2X, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड, मींस में यहां पे लिविंग ग्रुप हमारा X है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। इसका दूसरा मेथड ये हो सकता है कि कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रेकिंग और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियस हो, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो ही काम होता है, एक कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरा कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म होता है। तो एक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग पहले कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रेक हो गया, अगला स्टेप में कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हुआ। दूसरे मैकेनिज्म में जिसको हम SN1 बोलते हैं। अब दूसरा मैकेनिज्म है जिसमें ऐसा हो सकता है कि कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेकिंग और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड, कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियस हो। तो देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया इस बार। अब इस बार न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के लीव करने का वेट नहीं करेगा, डायरेक्ट इस पर अटैक करके कन्फर्म करना चाहता है। तो ये तो क्लियर सी बात है कि लिविंग ग्रुप उस साइड से मींस न्यूक्लियोफाइल हमारा उस साइड से कार्बन अटैक नहीं कर सकता जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि यह हैलोजन ऑलरेडी इस कार्बन से बॉन्डेड है। इसकी वजह से ये स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो इस साइड से अटैक नहीं करेगा। दूसरी बात, लिविंग ग्रुप जब यहाँ से लीव करता है तो बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन को लेकर लीव करता है, इसलिए इसके पास नेगेटिव रहता है। अगर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को रिपेल करेगा और हमारा न्यूक्लियोफाइल बाउंस बैक हो जाएगा। इसलिए इस बार हमारा न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, बैक साइड से, क्योंकि बैक साइड से अटैक करने में स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होता है। और सेकेंडली इस बॉन्ड के लीव होने से मींस इस हाइड्रोजन के लीव होने की वजह से इस कार्बन में पॉजिटिव कैरेक्टर रहता है जो न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करना इजियर रहता है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के रहते हुए अगर न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा तो बैक साइड से ही कनेक्ट होगा, अपोजिट साइड से ही कनेक्ट होगा। अब आप देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। एक मोमेंट आएगा जब 50% कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड ब्रोकन रहे, 50% कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रोकन रहेगा और 50% कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म्ड रहेगा। उस मोमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट,
और ये हमारे SN2 मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पे 50% कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रोकन है। अगर ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता तो हमारे हेलोजन पे मींस लिविंग ग्रुप पे एग्जैक्ट नेगेटिव चार्ज आता, लेकिन ये पार्शियली ब्रोकन है इसलिए इस पे डेल नेगेटिव है। अगर और न्यूक्लियोफाइल कार्बन का बॉन्ड 50% फॉर्म्ड है, अगर ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म्ड हो जाता तो न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज वैनिश हो जाता, लेकिन ये बॉन्ड 50% फॉर्म्ड है इसलिए न्यूक्लियोफाइल में भी डेल नेगेटिव है। तो इस तरीका से यह हमारा ट्रांजिशन स्टेट हुआ। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में फर्क है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वह होता है जो केमिस्ट्री में एक मतलब अलाउड प्रोडक्ट होता है, मींस ऐसा कंपाउंड हो सकता है, हाँ उनका स्टेबिलिटी लो रहता है। बट ट्रांजिशन स्टेट कोई कंपाउंड नहीं होता है, वहां पे ट्रांजिशन दिखाया जाता है बॉन्ड के ब्रेकिंग का और बॉन्ड के फॉर्मेशन का। इसलिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों अलग अलग चीज है। ट्रांजिशन स्टेट कोई कंपाउंड नहीं होता है, वो स्टेट होता है बॉन्ड के फॉर्मेशन का, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है। तो आप देख रहे हो कि दोनों काम एक ही साथ हो गया। हाँ, अगला स्टेप पे फिर फाइनली लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और हमारा न्यूक्लियोफाइल कनेक्टेड रह जाता है और इस तरीका से प्रोडक्ट मिल जाता है। एक्स माइनस बाहर हो गया। तो यहां पे दोनों काम एक साथ ही हो जा रहा है, तो यही स्टेप RDS होगा, क्योंकि SN2 में करेंगे तो ओनली वन स्टेप में ही हो गया। अब कितना बच्चे को लगता है कि यहां भी 2 स्टेप हुआ सर, लेकिन नहीं, ओनली वन स्टेप इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि हमें कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रेकिंग और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों दिखाना है, तो दोनों एक ही बार में हो जा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि SN2 मैकेनिज्म ओनली वन स्टेप में हो जाता है, और जब एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो यही RDS होगा। रेट डिटरमिनेंट स्टेप यही हुआ। रेट डिटरमिनेंट स्टेप जो होता है वही रिएक्शन के रेट को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है कि इस रिएक्शन के RDS में रेट डिटरमिनेंट स्टेप में सब्सट्रेट न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट है। मींस इस तरह के मैकेनिज्म का मोलेकुलरिटी हुआ 2। मोलेकुलरिटी 2 होने की वजह से इस तरह के मैकेनिज्म का नेम होता है बाई मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2। यह हुआ बाई मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म। यह हुआ हमारा SN2 मैकेनिज्म, राइट। अब SN2 मैकेनिज्म कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो इनके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे हम लोग रेट लॉ, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट भी होगा क्योंकि RDS भी प्रेजेंट है, साथ में न्यूक्लियोफाइल भी होगा। इसलिए इस तरह के मैकेनिज्म का जो ऑर्डर होता है, मोलेकुलरिटी तो 2 हुआ ही, ऑर्डर भी 2 हुआ क्योंकि इनका पावर भी 1 है, इनका ही पावर 1 है, 2 हो गया। तो SN2 मैकेनिज्म एक बाई मोलेकुलर रिएक्शन है जिसका ऑर्डर भी 2 होता है, मोलेकुलरिटी भी 2 होता है। अब SN2 मैकेनिज्म हमारे SN1 से कैसे कैसे डिफर किया, तो SN2 मैकेनिज्म में जो हमारा RDS है, ये RDS में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी ही रिएक्शन के रेट को डिफाइन करेगा। मींस रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म, रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, SN2 मैकेनिज्म का रेट उतना ही ज्यादा होगा। अब हमारा ये ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर ये हमारा है कि यहां पे ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के सराउंडिंग में 5 ग्रुप्स है, जो कि नॉर्मली कार्बन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करता नहीं है, लेकिन यहां पे कार्बन के सराउंडिंग में 5 ग्रुप्स होने की वजह से यहां पे काफी स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम हो जाता है। तो अगर इसका लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे अगर स्मॉलर ग्रुप रहेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो देखो जी, लिविंग ग्रुप तो लिव करेगा, वो तो रहेगा हमेशा, न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो वो भी रहेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कार्बन पे जो रेस्ट 3 ग्रुप लगा हुआ है इसको छोटा कर सकते हैं। मींस लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन में जितने स्मॉलर ग्रुप रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म उतना ही ज्यादा होगा। मींस SN2 मैकेनिज्म का रेट ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है।
SN2 मैकेनिज्म में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में बता दूं, ट्रांजिशन स्टेट को इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें जिस कार्बन पे लेविंग ग्रुप लगा हुआ उस पर कोई नेट चार्ज नहीं है, क्योंकि इस बॉन्ड के ब्रेक होने से जितना पॉजिटिव आया, कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड फॉर्म होने से उतना नेगेटिव आ जाता है, और इस लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे नेट चार्ज ऑलमोस्ट जीरो रहता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, और इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता है। फिर भी चूंकि निगेटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा है हमें ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल पे भी और लिविंग ग्रुप पे भी, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और SN2 मैकेनिज्म के रेट को भी इंक्रीज करेगा। तो ये बात हम लोग मोटा मोटी तौर पे बोल सकते हैं। मींस ओवरऑल हमें यह पता चला कि SN2 मैकेनिज्म का रेट ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है और वो डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन के स्टेरिक हिंड्रेंस पे। मींस स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा SN2 का चांस उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात, SN2 मैकेनिज्म ओनली वन स्टेप में हो रहा है, यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे कोई कार्बोनियम अरेंजमेंट नहीं होगा। मींस कंफर्म है जिस कार्बन पे लगा रहेगा लिविंग ग्रुप उसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा जब भी मैकेनिज्म SN2 होगा तो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये भी कि SN2 मैकेनिज्म का रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट रहता है हमारे RDS में। तो ये दो तीन डिफरेंसेस हुआ। अब किस तरीके अगर CH3Br लगा हुआ है और हमसे पूछा जाए कि रेट ऑफ SN2 क्या होगा, तो क्लियर सी बात है लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा SN2 का चांस उतना ही कम होगा। रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म डिक्रीजेज। ओके, मींस सबसे ज्यादा SN2 के चांस किस में होगा? मिथाइल ब्रोमाइड में, सबसे कम टर्शियरी में होगा। एक्चुअली टर्शियरी के केस में SN2 का चांस लगभग नहीं होता है, आगे मैं बताऊंगा अभी। ओके, अब हम लोग SN1 SN2 को मोटा मोटी तौर पे समझ गए। मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दो मैकेनिज्म हो गया, एक हुआ SN1 एक हुआ SN2। SN1 दूसरा हो गया SN2। SN2 SN1 दो मैकेनिज्म हमारे पास आ गया। इस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है, किस रिएक्शन में SN1 होगा, किस रिएक्शन में SN2 होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2 मैकेनिज्म वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन अब तक ये क्लियर हो गया है कि SN1 मैकेनिज्म कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, SN2 मैकेनिज्म स्टेरिक हिंड्रेंस एट लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे डिपेंड करता है, राइट। अब एक दो फैक्टर और है जिसको मैं यहां पे डिस्कस आपसे कर लूं। वो आप देखिए, SN1 SN2 मैकेनिज्म का रेट ऑन द बेसिस ऑफ सब्सट्रेट के बेसिस पे पहले बात करते हैं। रेट ऑफ SN1 वर्सेस SN2 ऑन द बेसिस ऑफ सब्सट्रेट। सब्सट्रेट के बेसिस पे एक तरीका से इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे याद रख सकते हो, सब्सट्रेट के बेसिस पे। तो क्लियर सी बात, जब हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से टर्शियरी की तरफ जाएंगे तो SN1 का चांस बढ़ेगा, SN2 का चांस घटेगा, ये कंफर्म है। मींस 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 का अगर रेट की बात करें हम लोग तो SN1 का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। रेट ऑफ SN1 की बात करें तो SN1 का रेट बढ़ेगा 1 3 4। SN1 के रेट की बात करें तो फर्स्ट से ज्यादा सेकंड में होगा, सेकंड ज्यादा थर्ड में होगा, थर्ड ज्यादा फोर्थ में होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन बढ़ रहा है। अगर SN2 की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा होगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट में, उससे कम सेकंड में, उससे कम थर्ड में, सबसे कम फोर्थ में। मींस सब्सट्रेट के बेसिस पे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं
कि हमारे SN1 SN2 का ऑर्डर रेट का ऑर्डर क्या होगा। इसमें मैं ये भी क्लियर बता दूं कि मिथाइल हैलाइड में ऑलवेज मिथाइल हैलाइड में ऑलवेज SN2 मैकेनिज्म होगा और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में ऑलवेज SN1 मैकेनिज्म होगा, फिक्स है। यहां पे होगा ऑलवेज SN2 और यहां पे होगा ऑलवेज SN1, फिक्स है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड केसेस में भी यहां भी जनरली SN2 मैकेनिज्म होता है, लेकिन बीटा कार्बन पे अगर सब्स्टिट्यूशन है तो वहां पे SN1 हो सकता है। इस केस में SN1 SN2 दोनों का चांस है, SN1 भी होगा SN2 भी होगा, दोनों होगा। SN1 SN2 होगा तो किस केस में SN1 ज्यादा होगा, किस केस में डोमिनेंट SN2 होगा, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मोटामोटी तौर पे हमारे मिथाइल हैलाइड में फिक्स है कि मैकेनिज्म होगा हमारा SN2, टर्शियरी हेड केस में फिक्स है कि मैकेनिज्म हमारा होगा। तो इस तरीका से ये फिक्स हो गया। लेकिन अगला पॉइंट ये है कि SN1 मैकेनिज्म हो या SN2 मैकेनिज्म हो, कोई भी ब्रिज हेड पे नहीं होता है। ब्रिज हेड पे, ये जो आप ब्रिज हेड देख रहे हो, यहां पे नाइदर SN1 नॉर SN2, दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म यहां पे नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज हेड पे यह ब्रिज हेड जो हमारा रहता है काफी रिजिड रहता है। यहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन भी इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात SN2 मैकेनिज्म भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कनेक्ट भी नहीं हो सकता है स्टैटिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से। इसलिए SN1 SN2 दोनों ही में इसमें पॉसिबल नहीं है। मिस ब्रिजेड पे न SN1 होगा न SN2 होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा किसी में भी। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे रिलेटिव ऑर्डर अगर कोई पूछे कि रेट तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ब्रिजेड पे किसी में नहीं होगा। ये हमारा ब्रिजेड है, ब्रिजेड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ब्रिजेड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछता है कि दोनों में से किस में रेट ज्यादा होगा, फर्स्ट और सेकंड की अगर बात किया जाए, तो इसमें ज्यादा होगा, सेकंड में। मींस सेकंड में रेट फर्स्ट से ज्यादा होगा। मींस फर्स्ट में स्टैटिक हिंड्रेंस और ज्यादा है। होता क्या है कि जब ब्रिज में बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ब्रिज हेड पे कोई ऐसा ब्रिज रहता है जिसमें अगर एक ही कार्बन है, तो देखो कौन ज्यादा बना दे रहा है, इस वजह से स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इस चेन में जितना ज्यादा कार्बन होगा, चेन उतना ही स्ट्रेट होता जाएगा, जिसकी वजह से स्टैटिक हिंड्रेंस कम डेवलप होगा। इसलिए सिंगल कार्बन वाला जो ब्रिज होता है वो ब्रिज हेड पे स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा डेवलप करता है इन कंपैरिजन टू मोर देन वन कार्बन वाला ब्रिज। इसलिए यहां पे स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां पे स्टैटिक हिंड्रेंस कम है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों में से किसी में भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर रेट की बात किया जाए तो इसमें रेट कम होगा, इसमें रेट ज्यादा होगा, राइट। सब्स्टिट्यूट की बेसिस पे SN1 SN2 का रेट मैं आपको और डिस्कस करने जा रहा हूं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। अब देखो जी SN1 में तो कोई चक्कर ही नहीं है, SN1 में तो फिक्स है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिसाइड करता है हमारे SN1 का रेट। लेकिन SN2 मैकेनिज्म में दो फैक्टर आ जाता है। तो पहले SN1 की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये दोनों कंपाउंड में हमें दिया गया कि SN1 का रेट किसमें ज्यादा होगा, तो क्लियर सी बात है कार्बोकैटायन यहां ही बनेगा, कार्बोकैटायन यहां ही बनेगा। लेकिन ये जो हमारा कार्बोकैटायन है और रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा, यहां जो कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे ओनली प्लस इफेक्ट होगा, हाइपरकंजुगेशन होगा। इसलिए यह कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा। इसलिए सेकंड वाले में SN1 मैकेनिज्म का रेट फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा, और इस तरीके से सेकंड में ज्यादा रेट हो जाएगा फर्स्ट से। SN1 मैकेनिज्म का रेट, SN1 मैकेनिज्म का रेट ओनली डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, जबकि SN2 मैकेनिज्म का रेट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म, देखो जी मैं आप सबको बता रहा हूं सब्सट्रेट की बेसिस पे।
अभी यहाँ पे लिविंग ग्रुप ये सब नहीं, लिविंग ग्रुप सब कॉमन है सब में। जो भी सबस्ट्रेट मोर देन वन दिया गया है जिसे आपसे कहा जा रहा है कि इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या होगा, यहाँ पे सबका लिविंग ग्रुप सेम है, न्यूक्लियोफाइल सबका सेम है, वो सारे फैक्टर पे सॉल्वेंट सबके उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट मेंशन भी नहीं है, यहाँ पे ओनली प्योरली सबस्ट्रेट की बेसिस पे डिस्कशन हो रहा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आता है। अब SN1 मैकेनिज्म का रेट डिसाइड करना था, डायरेक्टली कार्बन का स्टेबिलिटी देखो, लेकिन SN2 मैकेनिज्म का रेट अगर डिसाइड करना है तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर स्टेडिक हिंड्रेंस एट लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन, लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन, और दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी एट लिविंग कनेक्टेड कार्बन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी एट लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन, मींस लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कितना है उस पे भी डिपेंड करता है। आप गौर से देखिए, जैसे यहीं पे है सेकेंड और फर्स्ट में कंपैरिजन किया जाए कि SN2 का रेट किसमें ज्यादा होगा, तो आप देखो क्या है यहां पे, देखो न्यूक्लियो मींस SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप के बिना लीव के ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। तो कब होगा, जब हमारे लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी का मतलब यहां पे पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का उतना ज्यादा चांस होगा। जैसे देख लीजिए यहां पे लिविंग ग्रुप के रहते हुए हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है SN2 मैकेनिज्म में, तो कब अटैक करेगा, इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर होगा न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्ट होने का उतना ज्यादा चांस है। इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी एट लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन आल्सो डिसाइड रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो याद रखिए SN2 मैकेनिज्म का रेट ओनली स्टेडिक हिंड्रेंस पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेडिक हिंड्रेंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो दोनों फैक्टर के बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, अब इन दोनों में SN2 किस में ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जिस लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे हमारा जो लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन है, मींस लिविंग ग्रुप हमारा Br कनेक्टेड कार्बन यह हुआ, इसमें CH3 लगा हुआ है जिसके पास प्लस इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे लिविंग कनेक्टेड कार्बन जिससे लगा हुआ है वो इथीन है, हमारा sp2 कार्बन है, इसके पास माइनस इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस लिविंग कनेक्टेड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ा देगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पर अटैक करने का चांस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इस तरीका से हमारे सेकेंड केस में SN2 का रेट फर्स्ट से ज्यादा हो जाएगा, राइट। अब अगला पॉइंट, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, गौर से देखिए। जितने भी हमारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं, अभी मैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डिस्कशन आपसे कर रहा हूं, ये सब एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक कंपाउंड में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है, वो टू द पॉइंट, उसका एक दो क्वेश्चन उस पे आ सकता है, वो डायरेक्ट मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। लेकिन एग्जॉस्टिवली होता है एलिफेटिक कंपाउंड, मींस हमारा नन ओपन चेन कंपाउंड है, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मींस हैलोल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं स्पेशली। अब यहां पे आप देखो, अगर हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इन द केस ऑफ वन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करता है SN2 मैकेनिज्म में। क्यों, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में दो लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे दो हाइड्रोजन रहता है, दो हाइड्रोजन रहने की वजह से एक दो हाइड्रोजन एक अल्काइल रहता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर बहुत डेवलप नहीं होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप तब ज्यादा होता है जब मोर देन वन ग्रुप बिगर हो। यहां पे दो ग्रुप स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन है, एक ही रहता है अल्काइल, इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड केस में स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करता है। अगर मोर देन वन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमारे सामने है
तो SN2 मैकेनिज्म का रेट इस पे डिपेंड करेगा कि लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन के पास कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है। लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा, SN2 मैकेनिज्म का रेट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जितने भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं सबके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ऑलमोस्ट सेम होता है, बिकॉज ऑल हैव 2 हाइड्रोजन्स एट लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन, राइट। तब यहां पे देखिए, अब यहां पे अगर RCH2X है या CH2CH2X है, सब में अगर SN2 मैकेनिज्म का रेट के कंपैरिजन किया जाए SN2 का, तो देखिए क्या होगा। सब के सब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट रोल प्ले नहीं करेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मींस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी एट लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन विल डिसाइड द रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। यहां पे R लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पे इथेनाइल लगा हुआ है जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा, लेकिन इसमें 2 ही sp2 कार्बन है। यहां फिनाइल लगा हुआ है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, लेकिन इसमें 6 कार्बन है, यहां इसका माइनस आई स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी यहां पे होगा, इसलिए इसका रेट हाईएस्ट होगा, उससे कम इसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा। इसलिए रेट ऑफ SN2 का अगर हम लोग बात करते हैं, SN2 का रेट तो सबसे कम इसमें होगा, इससे ज्यादा इसमें होगा और इससे ज्यादा इसमें होगा, राइट। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर रोल प्ले नहीं करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी रोल प्ले करेगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैं वन मोर एग्जांपल और दे रहा हूं और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा, जिस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके खुद से करना। देखो जी, अब मान लो यहां पे है ये 2 कंपाउंड है, अब इन दोनों में हमसे पूछा जा रहा है कि SN2 मैकेनिज्म का रेट किसमें ज्यादा होगा। तो देखो जी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, नो रोल, हु विल डिसाइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी एट लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन। यहां पे देख लो, यहां पे CO लगा हुआ एक माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये हमारे इस लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ा देगा। यहां पे उल्टा CH3 लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को क्या कर देगा, कम कर देगा, इसलिए SN2 का रेट इसमें बहुत ज्यादा होगा, इसमें बहुत कम होगा। और फर्स्ट और सेकंड अगर हम लिख दे हम, तो SN2 का रेट फर्स्ट में ज्यादा होगा सेकंड से, राइट। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आपसे SN1 का रेट इसमें पूछा जाए तो क्या होगा, SN1 का रेट ओनली डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहां जो कार्बन बनेगा उसको यह माइनस आई ग्रुप डिस्टेबलाइज करेगा, यहां जो कार्बन कैटायन बनेगा उसको CH3 ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, इसलिए यहां पे SN1 का रेट सेकंड में ज्यादा होगा, फर्स्ट में क्या होगा, कम होगा। ओके, अगला एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल। तो हमारा SN1 SN2 मैकेनिज्म का जो रेट है वो इस तरीका से सब्सट्रेट के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। अब आप देखो यहां पे SN2 SN1 मैकेनिज्म का अगर यहां पर रेट पूछा जाता है, क्लियर सी बात है, इसमें सबसे कम होगा, यहां प्राइमरी है, यहां सेकेंडरी है, यहां पे हमारा प्राइमरी है, तो सबसे ज्यादा हमारे बी में हो जाएगा। लेकिन SN1 मैकेनिज्म का रेट का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, SN1 की बात की तो सबसे ज्यादा किस में होगा, बी में होगा, क्योंकि सेकेंडरी है। लेकिन SN2 मैकेनिज्म की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो देखो जी SN2 मैकेनिज्म का रेट का क्या होगा। अब यहाँ पे तो क्लियर सी बात है, ये हमारा मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस लिस्ट होता है, इसलिए मिथाइल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म का रेट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से हमेशा ज्यादा होगा। ये हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, यहां पे देख लो ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है और ये मिथाइल हैलाइड है, तो क्लियर सी बात है ADC तीनों का रेट हमारा SN2 का रेट बी से ज्यादा होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री है,
ये मिथाइल है, ये 1 डिग्री है, ये भी हमारा 1 डिग्री है। तो सबसे कम रेट हमारा बी में होगा, फिक्स है SN2 का रेट। लेकिन अब साथ में देखना है कि हमारा इन दोनों में सी और डी में किस में ज्यादा होता है, भी क्लियर है। दोनों ही केसेस में मैं बता चुका हूं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट रोल प्ले नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी एट लिविंग कनेक्टेड कार्बन डोमिनेट रोल प्ले करता है। तो देखना है कि दोनों केसेस में किस केस में लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा है। तो इन दोनों में यहां पे ज्यादा है, क्योंकि यहां पे CO ग्रुप लगा हुआ है, इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है कि माइनस आई ग्रुप माइनस एम ग्रुप दोनों है, इसलिए इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसके वजह से डी में यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा वो इससे ज्यादा होगा, इसलिए डी में SN2 का रेट सी से ज्यादा होगा। ये कंफर्म है कि डी में जो रेट होगा वो सी से ज्यादा होगा। ओके, अब हमें पता करना है कि ई और सी में किसका ज्यादा होगा। तो देखिए, नॉर्मल केसेस में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से ज्यादा रेट होगा किसका, मिथाइल हैलाइड का। लेकिन और यहां पे लेकिन चूंकि ये जो हमारा डी है मींस इसमें माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, माइनस ग्रुप लगा हुआ है, जिसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनिक पावर बहुत स्ट्रांग होता है, ये बहुत ज्यादा यहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी डेवलप कर देगा, जिसकी वजह से इसका रेट, इसमें SN2 का जो रेट है वो मिथाइल हैलाइड से ज्यादा हो जाता है। ऐसे जनरली याद रखना, जनरली हमारा मिथाइल हैलाइड में SN2 का रेट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से ऑलवेज ज्यादा होगा। ये जनरल रेट है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। लेकिन एक्सेप्शनली यहां पे माइनस आई और माइनस एम ग्रुप के रहने की वजह से लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हाई होने की वजह से इसका रेट हमारे मिथाइल हैलाइड से ज्यादा हो जाता है, और इस तरीका से हमारे सी से ज्यादा रेट हो जाता है किस में, ए में, लेकिन ए से ज्यादा हो जाता है डी में, मींस ये ऑर्डर होगा, बी से ज्यादा होगा सी, सी से ज्यादा होगा ए से ज्यादा होगा डी। अब आप बोलोगे कि ये बात कैसे समझेंगे, तो देखो जी, ये IIT के पास क्वेश्चन है, वहां ऑप्शन इस तरह दिया हुआ था कि बच्चा आराम से कंपैरिजन कर लेता और उसको आंसर को समझ जाता। लेकिन IIT में जो क्वेश्चन आ जाता है वो आगे चल के एक थ्योरी बन जाता है, जिससे को आप आगे यूज कर सकते हो। तो इस बात को याद रखना कि मिथाइल हैलाइड से ज्यादा SN2 का रेट होगा उस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जिसमें स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगा हो, और जो हमारा CO एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, जिसके वजह से लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बहुत बढ़ जाता है, और फिर SN2 का रेट यहाँ पे बढ़ जाता है, और इससे ज्यादा रेट इसमें हो जाता है। ओके, तो इस तरीका से मैं SN1 SN2 के रेट को क्लियरिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट के बेसिस पे अगर टर्शियरी है तो SN1 होगा, मिथाइल है तो SN2 होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो उस केस में भी SN2 ही नॉर्मली होता है। बीटा पोजीशन पे अगर जैसे हमारा ये प्राइमरी है, इसके बीटा कार्बन पे अगर ब्रांचिंग हो जाता है तो उस केसेस में SN1 मैकेनिज्म हो सकता है, जब बीटा कार्बन पे दो ब्रांचिंग हो, उस केस में SN1 होगा। अदरवाइज हमारा SN2 होता है प्राइमरी के केस में। सेकेंडरी केस में SN1 SN2 दोनों होगा ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट स्टेट। और इस तरीका से SN1 SN2 मैकेनिज्म का रेट डिपेंड करता है सॉफ्ट स्टेट के बेसिस पे। लेकिन SN1 SN2 का मैकेनिज्म का रेट और भी कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें हमारा है, सबसे पहला है सॉल्वेंट, उसके बाद है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप मींस ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप मींस लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट। ये तीन और फैक्टर है जो हमारे SN1 SN2 मैकेनिज्म के रेट को इफेक्ट करता है। अगला वीडियो में उन तीनों चीज को मैं डिस्कस करूंगा आपसे, इसको भी आप देखो। ओके, थैंक यू।